नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए ITI TO कोपा के अंतर्गत हमारा प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। आई होप आपने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक देख लिया होगा और इसके साथ ही मैंने डिटेल क्लास भी शुरू कर दिया हूं, जिसमें सबसे पहले HTML शुरू कर रहे हैं और उसके बाद बाकी की एक एक यूनिट करके हम जो है सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। एग्ज़ाम के पहले तक सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, यानी कि डिटेल क्लास भी हो जाएगी और साथ में आपका जो है टेस्ट सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको जो है एक बूस्टर के लिए, मतलब बूस्टर का काम करेगी, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा। तो आप दोनों चीज़ें देखते रहिए और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। और अभी तक देखिए, मेरे को देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं परंतु सब्सक्राइब उसमें से बहुत कम किए होते हैं। तो सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। और साथ ही वीडियो को लाइक नहीं करते बहुत सारे लोग, वीडियो अच्छा लगता है फिर भी लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करने में भी कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो इतना सा आपका जो है आपकी तरफ से एफर्ट है, मेरी तरफ से मैं एफर्ट कर ही रहूँ, आपकी तरफ से आपको इतना करना है ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, MS पावर पॉइंट 2013 में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है। जब भी हम MS पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट व्यू के रूप में अगर देखोगे तो ऐसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन के अंतर्गत जाओगे तो आपको एक व्यू मिलेगा इस प्रकार से। तो हम जाकर देखते हैं व्यू में, तो व्यू में जाकर देखोगे सबसे पहले मिलेगा नॉर्मल व्यू। जब भी हम इसमें आउटलाइन के फॉर्मेट में टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आउटलाइन व्यू मिल जाता है। उसके बाद अगर हम अरेंज करना चाहते हैं, सभी स्लाइड को व्यवस्थित रीऑर्डर करना चाहते हैं तो स्लाइड सॉर्टर मिलेगा। नोट्स वगैरह देखना चाहते हैं, नोट्स पेज मिल जाएगा। रीडिंग मोड में देखना चाहते हैं तो रीडिंग व्यू मिल जाएगा। और उसके बाद एक व्यू और हो जाता है जो स्लाइड शो व्यू हो जाता है। स्लाइड शो में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हम अभी जो वर्तमान में व्यू देख रहा है वो स्लाइड शो व्यू है PPT का। तो आपको समझ में आ गया, सबसे पहला जो व्यू होता है वो नॉर्मल व्यू होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फाइल को एनक्रिप्ट करने का मुख्य कारण क्या है। तो जब भी हम, उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास में एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, और इस कंप्यूटर से हम जो है सामने वाले को कोई डाटा भेज रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने हेलो भेजे और यहाँ पे भी रिसीव क्या होगा, हेलो। इसका मतलब ये व्यक्ति भी हेलो ही पढ़ेगा, पर बीच में जो है आपका क्या है, नेटवर्क, मतलब इंटरनेट है, और इसमें जो डाटा जाएगा हेलो जाएगा तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो हेलो ना जाकर एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में, यानी कि कोडिंग के फॉर्म में जाता है। और कोडिंग के फॉर्म को क्या बोल देते हैं, सिफर टेक्स्ट बोल देते हैं। सिफर मतलब कोडिंग वाला। और फिर से यहाँ पे पढ़ना हो तो उसको क्या किया जाता है, डिक्रिप्ट किया जाता है। मतलब एनक्रिप्ट करना तो कोडिंग में बदलना, और डिक्रिप्ट करना मतलब डिकोड करना। तो कोडिंग में क्यों बदला जाता है, ताकि हमारा डाटा सुरक्षित रहे, नेटवर्क में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तो उसके लिए हम जो है इसको एनक्रिप्ट कर देते हैं। और एनक्रिप्ट करने का मतलब उसके आकार को कम करना नहीं होता, उसे पासवर्ड से सुरक्षित करना नहीं होता। पासवर्ड क्यों डालेंगे भाई, हम उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, मतलब नेटवर्क में किसी भी प्रकार को उसको नुकसान ना हो, तो उसके लिए उसको सुनिश्चित करते हैं किसके माध्यम से, एनक्रिप्शन के माध्यम से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे सी। बाकी शेयरेबल नहीं बनाते हम, शेयरेबल तो वैसे भी हम भेज रहे हैं उसको कोडिंग के फॉर्म में। तो यहाँ पे एनक्रिप्शन आपने देख ली है, डिक्रिप्शन भी देख ली है। बाकी चीज़ें सिफर टेक्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। MS वर्ड 2013 में टेक्स्ट सिलेक्शन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो टेक्स्ट सिलेक्शन की बात करें तो पैराग्राफ के अंदर अगर लेफ्ट क्लिक, जो माउस की लेफ्ट क्लिक बटन है उसको 3 बार क्लिक करते हैं तो पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये हम सीधे प्रैक्टिस करके देखते हैं, प्रैक्टिस करके देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं MS वर्ड में, MS वर्ड में ही चल लेते हैं हम, सीधे MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ जो पहले से खुला है ये MS वर्ड, इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। चलिए ये हो गया बंद। यहाँ न्यू पैराग्राफ हम खोल लेते हैं, सीधे हम जो है एक पैराग्राफ लेकर आ जाते हैं। अब हमारे पास में ये पैराग्राफ है। अब हम इस पैराग्राफ में कहीं पर भी कर्सर रखें और माउस की 3 क्लिक करेंगे लेफ्ट वाली, ये देखिए 3 क्लिक करें तो पूरा पैराग्राफ हो गया, 2 क्लिक करें तो पूरा वर्ड हो गया, और 1 क्लिक करें तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 1 क्लिक में तो कर्सर रखा जा रहा है, 2 क्लिक में वर्ड सेलेक्ट हो जा रहा है, 3 क्लिक में आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जा रहा है, और 4 क्लिक में कुछ नहीं हो रहा है। भाई 4 क्लिक में क्यों होगा, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं आंसर में। पैराग्राफ के अंदर 3 क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, बिल्कुल सही कथन है ये। डॉक्यूमेंट में पूरे टेक्स्ट को अगर सेलेक्ट करना तो कंट्रोल ए, ये भी सही है, क्योंकि कंट्रोल ए दबाते हैं तो सेलेक्ट ऑल हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, इसका मतलब A और B दोनों सही है। A और B बोले तो यहाँ पे B नंबर
नंबर का राइट आंसर है। चलिए यहाँ पे ट्रिपल क्लिक हो गया और कंट्रोल ए भी हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद डबल क्लिक में एक कंप्लीट वर्ड हो जाता है, ये भी हमने देख लिए। शिफ्ट के साथ एरो बटन दबाएंगे तो हम जो है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे तो हम जो है एक एक वर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं, और ऊपर नीचे एक एक पैराग्राफ को हो जाता है, ठीक है। और कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे मल्टीपल टाइम तो देखिए नॉन कंटीजियस सिलेक्शन देखने को मिल जाता है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट 2013 में वाइप नाम का एक इफेक्ट है। अब इफेक्ट कहाँ मिलेगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, जो कि स्लाइड पर क्या कर लेता है, एक प्रकार से अप्लाई हो जाता है। तो देखिए दो प्रकार की चीज़ें हो जाती, एक हो जाती है स्लाइड और एक हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो स्लाइड पर देखिए, स्लाइड पर जो अप्लाई होता है उसे बोल देते हैं ट्रांजिशन, क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन। और ऑब्जेक्ट पर जो अप्लाई हो जाता है उसे हम बोल देते हैं एनिमेशन। तो हमको सीधे सीधे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्लाइड पर अप्लाई होता है, और स्लाइड पर अप्लाई होता है और वाइप है, इसका मतलब कहाँ मिलेगा, ये ट्रांजिशन में मिलेगा। परंतु यदि वो बोल देता है कि ऑब्जेक्ट में अप्लाई होता है, तो ऑब्जेक्ट में अप्लाई होता है तो हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं एनिमेशन में। हम एक बार देख भी लेते हैं चल के, जैसे आप यहाँ चलोगे तो हम यहाँ किसी भी स्लाइड पर न्यू स्लाइड लेकर आ जाते हैं और यहाँ चलते हैं ट्रांजिशंस में। तो ट्रांजिशन में चलोगे तो आपको देखने मिलेगा, देखिए वाइप नाम का एक इफेक्ट है, इस प्रकार से ये चलेगा। हम यहाँ थीम अप्लाई करके देख लेते हैं, जैसे ये थीम अप्लाई करें और यहाँ ट्रांजिशन में चले और वाइप करें तो देखिए इस प्रकार से ये चलते हुए दिखेगा। और हम एनिमेशन में चलते हैं तो एनिमेशन में भी आपको एक इफेक्ट दिखेगा जो कि एनिमेशन का है, देखिए वाइप पर इसको कर्सर रखेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट में तब आएगा। तो हमको सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हिसाब से चलना है। तो अभी पूछा था स्लाइड में, तो स्लाइड में पूछा तो कहाँ मिलेगा, ट्रांजिशन में। और अगर पूछ लेता ऑब्जेक्ट में तो कहाँ मिलता, एनिमेशन में। तो अभी के लिए तो राइट आंसर ए है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस में निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन अमान्य है, ठीक है, असामान्य है या अमान्य है। तो देखिए .exe होता ही है, .batch फाइल भी होती है, .com फाइल भी होती है, बचा .o, तो ये वाला नहीं होता है, डॉस में ये वाली फाइल नहीं होती है। तो .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है प्रोग्राम को चलाने के लिए, .batch फाइल होती है कमांड श्रृंखला को चलाने के लिए, .com हो जाता है कमांड फाइल्स हो जाती है छोटी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। तो यहाँ पे ओ फाइल जो है ऑब्जेक्ट फाइल एक्सटेंशन है, जो कि सामान्यतः यूनिक्स है, लाइनेक्स सिस्टम में देखने को मिल जाता है। तो ये डॉस के अंतर्गत देखने को नहीं मिलता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट में एरर डॉट नेम प्रॉपर्टी कितनी अलग अलग वैल्यू लौटा सकती है। तो एरर डॉट नेम मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट में टोटल कितने प्रकार की एरर होती है, टोटल 6 प्रकार की। तो यहाँ पे भी एरर डॉट नेम जो है एक प्रकार से 6 यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर होगा, जिसके अंतर्गत मिलेगी एबल एरर, ठीक है, एबल फंक्शन से जुड़ी, रेंज एरर कोई संख्या अनुमत सीमा से बाहर हो, रेफरेंस एरर जब किसी अनवैलिड या अनडिफाइंड रेफरेंस दिया गया हो, सिंटैक्स एरर जो कोड है लाइन कोड वो गलत लिखा गया है, टाइप एरर जब कोई वेरिएबल ऑब्जेक्ट गलत तरीके से लिया गया हो, यूआरआई एरर एनकोड यूआरआई या डिकोड यूआरआई में त्रुटि हो। तो इस प्रकार से 6 वैल्यू यहाँ पे लौटाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2013 में कई रंगों के, यानी कि कई रंग मतलब दो या दो से अधिक जो रंग है उसको मिलाने पर जो बनता है उसे हम क्या बोल देते हैं। तो एक सिंगल कलर को हम बोल देते हैं सॉलिड कलर, परंतु मल्टीपल कलर को हम बोल देते हैं क्या, ग्रेडियंट कलर। तो ग्रेडियंट कलर को हम देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ चलोगे तो यहाँ हम डिज़ाइन में चलते हो, डिज़ाइन में चल के देखिए फॉर्मेट बैकग्राउंड दिख रहा है, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाओगे तो सॉलिड कलर आपको दिख रहा है, सॉलिड कलर में फिर ग्रेडियंट कलर आपको दिख रहा है। तो हम एक नई स्लाइड लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं न्यू, ये हम जो है इसको क्या कर लेते हैं, अभी सिंपल कर देते हैं, मतलब जो स्लाइड है उसको ऑफिस की थीम में कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें हम बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे तो सॉलिड में जाएंगे तो देखिए सिंगल कलर होगा, पर हम बैकग्राउंड ग्रेडियंट में जाएंगे तो ग्रेडियंट में देखिए यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर मिलेंगे, देखिए 2 या 2 से अधिक कलर मिल सकते हैं, चाहे तो हम 2 कलर ले सकते हैं, चाहे तो हम मल्टीपल कलर, जैसे शुरुआत में हम ले लेते हैं कोई दूसरा कलर इस प्रकार से चले, और यहाँ कलर जाकर हम जो है यहाँ देखिए ग्रीन कलर, इस प्रकार से तिरंगे वाली फीलिंग हम ला सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से मल्टीपल कलर बोले तो ग्रेडियंट है। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई पिक्चर और टेक्सचर जो ऑप्शन है वो कहाँ रहता है, तो फॉर्मेट बैकग्राउंड में रहता है। पैटर्न आपका देखने मिल जाएगा, हिडन बैकग्राउंड जो ग्राफिक्स है, यहाँ कुछ सेटिंग्स वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें, थीम आपका देखने को मिल जाएगा जो अलग अलग स्टाइल में अप्लाई होता है, उसके वेरिएंट भी मिल जाते हैं, स्लाइड का साइज़ मिल जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो अभी के लिए राइट आंसर क्या है, सी है, क्योंकि मल्टीपल कलर को मिलाकर ग्रेडियंट ही बनता है, ठीक है। सॉलिड कलर सिंगल के लिए हो जाता है, पिक्चर और टेक्सचर में पिक्चर आ जाती है अलग से, या टेक्सचर में बने बनाए फॉर्मेट आ जाते हैं, ऑटोफिल तो कोई मैटर नहीं है।
चलिए आगे देखें, ऑटोफिल आपका यहाँ ऑप्शन नहीं होता, ऑटोफिल आपका सिंपल है एक्सेल में होता है। तो यहाँ आप जो है जो जो भी आपको पीडीएफ मिलेगी इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो को आप 2-3 बार देखिए और पीडीएफ पढ़ लीजिए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन हल करा रहा हूँ वो तो ठीक है, परंतु उसके अलावा भी कुछ जो फैक्ट मेरे द्वारा बोले जा रहा है वो भी आपको ध्यान में रखना, वही इंपॉर्टेंट है और उसी से क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन ऑलरेडी है वो क्वेश्चन आएंगे, ये कोई भरोसा नहीं है, परंतु उससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो क्वेश्चन आएंगे, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, तो फैक्ट को आपको ध्यान में रखते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी डीवीएमएस यानी ट्रांसपेरेंट जो डीवीएमएस होता है किस प्रकार की संरचना को उपयोगकर्ता से छिपाता है। तो भाई सिंपल सी बात, जो चीज़ दिख रही है वो किस प्रकार से छुपाएगी, तो जैसे जो भी टेबल है, क्यूरीज है, फॉर्म है, सारी चीज़ें तो उपयोगकर्ता या यूज़र को दिख जाती है, परंतु जो डाटा स्टोर है, डाटा बोले तो डिस्क में डाटा स्टोर है, डिस्क में डाटा स्टोर है मतलब फिजिकल संरचना है, तो फिजिकल स्ट्रक्चर को यूज़र से छुपाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी चीज़ें लॉजिकल वगैरह, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये देखिए सारी चीज़ें यूज़र को दिखाई जाती है, पर जो फिजिकल है, फिजिकल स्ट्रक्चर यूज़र को दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए आगे देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, जावास्क्रिप्ट में कौन सा डेटा का प्रकार सही या गलत रिटर्न करता है। तो देखिए अगर वैल्यू की बात करें तो 1 मतलब सही, 0 मतलब गलत, तो ओनली देखिए 1 वैल्यू ट्रू या फॉल्स, और ट्रू या फॉल्स लौटाने के लिए आपको यूज़ हो जाता है डेटा टाइप बूलियन। क्या यूज़ हो जाता है, बूलियन। तो बूलियन डेटा टाइप यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि 0 या 1 बोले तो सही या गलत को यहाँ पे लौटाता है। ठीक है, बाकी चीज़ें तो नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट आपको पता ही है। चलिए आगे देखें, तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे देखिए नंबर बोले तो नंबर वैल्यू लौटाता है, स्ट्रिंग जो आपका टेक्स्ट है उसका कलेक्शन लौटाता है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स या कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को दर्शाता है, और बूलियन आपका ट्रू और फॉल्स को लौटाता है। डिसीजन मेकिंग के समय, कंडीशन के समय, कंपैरिजन के समय इनका उपयोग किया जाता है। जैसे लेट मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन का कीवर्ड, और एक्स मतलब वेरिएबल, और 5 बड़ा है 3 से, तो अगर 1 लौटाता है इसका मतलब ट्रू, और अगर यहाँ पे 0 लौटाता मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये किसके माध्यम से हो रहा है, ये बूलियन के माध्यम से हो रहा है। चलिए आगे देखें, वर्कशीट मतलब एक्सेल के अंतर्गत में रो और कॉलम, रो और कॉलम, जैसे रो और ये कॉलम, तो कॉलम इस प्रकार से चल रहा है और रो भी इस प्रकार से चल रही है। रो और कॉलम को काटने से एक डिब्बा बन रहा है, डिब्बा को क्या बोल दे रहा है, एक सेल बोल दे रहा है, सेल चौकोन बॉक्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेल। जबकि रो तो कोई दिक्कत नहीं, कॉलम भी खड़े वाले जो रो होती है। और वर्कबुक का मतलब वर्कशीट का कलेक्शन, तो वर्कशीट के कलेक्शन को वर्कबुक बोल देंगे, और जहाँ पर वर्कबुक और वर्कशीट से रिलेटेड काम होता है उस एप्लीकेशन को हम क्या बोल देते हैं, स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट से रिलेटेड जो एप्लीकेशन उसकी बात करें तो एक्सेल आपको देखने को मिल जाता है, या गूगल सीट मिल जाती है, या कैल्क मिल जाता है राइटर के अंतर्गत। ठीक है, जो आपका मतलब ओपन ऑफिस है उसके अंतर्गत आपको राइटर बोले तो वर्ड, और कैल्क मतलब एक्सेल मिल जाता है। चलिए आगे देखें, तो आपको रो, कॉलम, जो आपका सेल है वो सारी चीज़ें मिल जाती है। रो को 1 1 2 3 4 से दर्शाया जाता है और इसकी संख्या 10,48,576 होती है, और कॉलम की संख्या जो हो जाती है 16,384 हो जाती है। दोनों को काटने से जो बनता है डिब्बा वो उसको सेल बोल देते हैं, जिसकी वैल्यू जो है दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आती है। तो आप मल्टीप्लाई करिए 10,48,576 और 16,384, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितने सेल होते हैं एक वर्कशीट में। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि जो वर्कशीट है वो कितनी होती है, तो आपको ध्यान देना होगा। जैसे हम एक्सेल ओपन करते हैं, यहाँ पे हमने एक्सेल ओपन करे, और एक्सेल ओपन करने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको। बाय डिफ़ॉल्ट में अभी पुराने वर्जन में 3 सीट हुआ करती थी, अभी के वर्जन में 1 सीट है। तो यहाँ पे प्लस करते जहाँ सीट बनते जाती है। तो कोई पूछ लेगा कि कितनी सीट होती है, तो सीट होती है कंप्यूटर की क्षमता के ऊपर, यहाँ पे सीट को लाया जा सकता है। तो कोई सीट है मतलब लिमिट नहीं है, सीट है कंप्यूटर की लिमिट। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गई बेसिक रूप से बातें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमान्य कथन है। अमान्य बोले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेरिएबल करक है, वी आर करक है, एक्स लेते हैं तो इक्वल करके 5, बिल्कुल सही है। लेट नाम से भी हम ले सकते हैं, वाई हेलो, ये स्ट्रिंग ली गई है या नंबर लिया गया है। कॉन्स्ट करके एक स्टैटिक डेटा टाइप लिया गया है, स्टैटिक वेरिएबल, परंतु इसकी शुरुआत नंबर से हुई है, तो नंबर से शुरुआत नहीं होती है। आपको ध्यान देना है, किसी भी वेरिएबल की शुरुआत नंबर से नहीं होती है। किससे होती है, या तो अल्फ़ाबेट से होती है या तो आपका अंडरस्कोर से होती है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। बाकी फंक्शन जो है इस प्रकार से लिया जाता है, टेस्ट करके पैरेंथेसिस लगाया जाता है, और करली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड मतलब डिक्लेरेशन यहाँ पे लिखेंगे, जो भी डिफाइन करना है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी सही है। इसका मतलब है तीसरा नंबर का गलत है, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू से शुरू किया गया है, तो ये गलत है। चलिए आगे देखें,
तो यहाँ पे आपको संख्या से शुरू नहीं होता है, लेटर से शुरू हो सकता है, मतलब लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर डॉलर ले सकते हैं, परंतु शुरुआत हमेशा लेटर से होती है और अंडरस्कोर से होती है। केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब कैपिटल और स्मॉल, नेम और नेम को अलग अलग गिना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो रिजर्व वर्ड में VAR, लेट है, कॉन्स्ट है, फंक्शन, ये सब नाम के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, इनकी डेफिनेशन पहले से होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है एकाधिक प्रोसेसर, बोले तो मल्टी प्रोसेसर। तो मल्टी प्रोसेसर द्वारा या एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम को एक साथ अगर प्रोसेस किया जा रहा है तो वो क्या कहलाता है, उसको मल्टी प्रोसेसिंग बोल देंगे भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ देखिए मल्टी प्रोसेसिंग, डी राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो है मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करें तो एक ही प्रोसेसर द्वारा कई प्रोग्राम को मेमोरी में रखकर क्रम से चलाया जाना, उसे बोल देते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग मतलब कई टास्क को एक साथ चलाना यूज़र के द्वारा, ठीक है, और तेज़ी से उसमें स्विचिंग करना। उसके बाद है टाइम शेयरिंग, हर एक प्रोग्राम को CPU के द्वारा क्या कर देना, टाइम स्लाइस दे देना, वो कहलाता है टाइम शेयरिंग। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर होता है माउस पर निम्नलिखित में से कौन सा बटन सामान्यतः सेलेक्ट किए गए आइटम के अतिरिक्त जानकारी या गुण या प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करता है। भाई सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, परंतु सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक दबाओगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा फीचर्स आएंगे या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ आएगी, तो ये कहलाता है आपका राइट बटन। तो यहाँ पे हो जाएगा माउस का राइट बटन, जो किसी भी आइटम के एक्स्ट्रा फीचर्स या आपका जो है जो भी प्रॉपर्टी है उसको डिस्प्ले कराने का काम कर लेता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चले तो आगे देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे लेफ्ट बटन से हम क्या क्या कर सकते हैं, किसी भी आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। प्राइमरी एक्शंस जैसे कि ओपन है, हाईलाइट, ये काम कर सकते हैं लेफ्ट से। राइट से कॉन्टेक्स्ट मीनू या पॉपअप मीनू डिस्प्ले होता है, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ या उसके एक्स्ट्रा जो जानकारी है वो दिखाई देते हैं। स्क्रॉल व्हील से क्या हो जाता है, स्क्रॉल व्हील से नीचे ऊपर स्क्रॉल हो जाता है, कोई भी आप डॉक्यूमेंट में जाओ या जहाँ भी जाओ तो जो चक्का होता है, स्क्रॉल होता है, उससे आप मिडिल क्लिक करके भी एक्शन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें तो मल्टीमीडिया में जो GIF है एक प्रकार की इमेज का फाइल है, जैसे मान लीजिए JPG भी एक इमेज है, PNG भी एक प्रकार की इमेज है, इसी प्रकार GIF भी एक एनिमेटेड इमेज है। तो यहाँ पे ग्राफिक इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट यहाँ देखने को मिल जाता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट कहाँ मिल जा रहा है, पहले में मिल जा रहा है, तो आपका राइट आंसर भी पहला ही होगा। चलिए यहाँ पे देखिए एक प्रकार की इमेज फाइल फॉर्मेट है जो कि एनिमेटेड रूप से होती है, स्टैटिक इमेज दोनों हो सकती है। लॉसलेस होती है, मतलब कंप्रेशन होता ज़रूर है परंतु हानि नहीं होती है किसी भी प्रकार की, और इसमें अधिकतम जो कलर है वो कितने होते हैं, 256 8 बिट वाले। तो एनिमेटेड मीम्स वगैरह, स्टिकर वगैरह, शॉर्ट क्लिप्स है, इनको दर्शाने के लिए GIF का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही ये तो कोई मानक नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट तो हम ये देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें तो ग्रे कोड, ग्रे कोड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में नंबर सिस्टम में देखने को मिल जाता है। क्रमिक संख्यात्मक मान केवल कितने बिट से भिन्न होता है, तो मात्र 1 बिट से भिन्न होता है, मतलब आपका पहला राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो ग्रे कोड मतलब रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहा जाता है, और ये एक प्रकार का क्रमिक संख्यात्मक मान मतलब सक्सेसिव वैल्यू है जो कि 1 बिट से भिन्न होती है, और इसका उपयोग एरर मिनिमाइजेशन के लिए किया जाता है, खासकर जब डिजिटल सिग्नल या मैकेनिकल स्विचिंग में परिवर्तन होता उस समय। तो 1 बिट का अंतर क्यों, तो बाइनरी कोड में कभी कभी एक संख्या से दूसरी संख्या में बदलते समय कई बिट बदल जाते हैं। तो ग्रे कोड इस संख्या को या इस समस्या को हल करने के लिए कि हर सक्सेसिव वैल्यू केवल 1 बिट से बदलती है, तो इससे गलत रीडिंग की संभावना कम हो जाती है। और एप्लीकेशंस क्या है, डिजिटल सर्किट में इसका उपयोग किया जाता है, एरर करेक्शन में, पोजीशन एनकोडर्स में, रोटेटिंग में जो मशीन्स होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें तो आपको देखने को मिल जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जो कलर है विनिर्देशन प्रारूप नहीं है। तो यहाँ देखिए विनिर्देशन प्रारूप नहीं है बोले तो एक प्रकार से कलर स्पेसिफिकेशन या कलर मॉडल नहीं है, ठीक है, सीधे सीधे बोले तो। RGB है, रेड ग्रीन ब्लू, CMYK के सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, HX भी है, हेक्स कलर जो कि CSS HTML में उपयोग किया जाता है, पर DOCX आपका MS वर्ड के अंतर्गत एक एक्सटेंशन है। देखिए मेरे आंसर बताने के पहले आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो उस समय आपको मैं प्रीमियर कर दूंगा, इसको लाइव तो नहीं रहता, पर उस समय आप जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर लिखते जाया करिए तुरंत में कि भाई इसका D है, इसका A है, या जो भी है आप ऐसे लिखते जाइए, तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब साथ साथ में आप पढ़ रहे हैं ऐसा आपको फील आएगा थोड़ा सा, ठीक है।
तो कलर मॉडल आपका DOCX नहीं है, बाकी 3 कलर मॉडल है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। कलर मॉडल में रेड ग्रीन ब्लू, इनकी वैल्यू जो होती है 0 से 255 होती है और इनको जो है डिजिटल डिस्प्ले में उपयोग किया जाता है, मॉनिटर, टीवी और प्रोजेक्टर में। CMYK के सियान मैजेंटा येलो ब्लैक हो जाता है, जो कि प्रिंटिंग में उपयोग किया जाता है। 4 कलर का मिश्रण हो जाता है और इनकी वैल्यू 0 से लेकर 100 हो जाती है। इसके अलावा हैक्स बोले तो हेक्साडेसिमल, जो कि वेब डिज़ाइन HTML में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हैश के साथ हेक्साडेसिमल कलर। और जो डॉक्स है वो तो MS वर्ड का एक प्रकार से डॉक्यूमेंट का फाइल फॉर्मेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट में वैल्यू और प्रकार, वैल्यू और टाइप जो हो जाते हैं, दोनों की जांच के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसकी जांच के लिए आपको देखने मिल जाएगा ट्रिपल इक्वल, सी राइट आंसर है। तो यहाँ पे इक्वलिटी ऑपरेटर इसको बोला जाता है। जैसे टाइप कन्वर्जन करना हो, जैसे 5 इक्वल आपको देखने मिल जाएगा 5, तो यहाँ पे जो है ट्रू देखने को मिल जाएगा, मतलब यू वैल्यू सेम टाइप के इग्नोर कर देता है। उसके बाद देखिए ट्रिपल में स्ट्रिक्ट फॉर्म में इक्वलिटी ऑपरेटर है, ये वैल्यू और टाइप दोनों के लिए हो जाता है। ये सिर्फ वैल्यू के लिए हो जाता है, मतलब डबल वाला पूछा जाए तो वैल्यू के लिए और ट्रिपल वाला पूछा जाए तो स्ट्रिक्ट रूप से, मतलब वैल्यू और टाइप दोनों के लिए। तो यहाँ पे 5 ट्रिपल इक्वल और 5, तो ये फॉल्स लौटाएगा, मतलब वैल्यू सेम है बट टाइप डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा स्ट्रिंग, तो इसलिए टाइप डिफरेंट है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ट्रू लौटाएगा, क्योंकि वैल्यू सेम है, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है सिंगल वाला। मान लो किसी वेर लिए हैं, वर या लेट लिए हैं, ठीक है, लेट लिए हैं और लेट करके ए लिए हैं, तो यहाँ हमने 5 दिए हैं तो 5 को कहाँ पे ले चलेगा, ए में ले चलेगा। उसके बाद नॉट इक्वल टू, मतलब नॉट इक्वल ऑपरेटर वैल्यू की असमानता को जांचता है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस खतरनाक ईमेल द्वारा फैलता है। तो ईमेल द्वारा फैलता है भाई, ईमेल द्वारा फैलता है, कोई फाइल भेजी जाएगी ईमेल में और फाइल भेजी जाती है कौन सी, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या जो भी है। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाता है कौन सा वायरस, मैक्रो वायरस। तो मैक्रो वायरस आपको जो ईमेल है, खतरनाक ईमेल, उससे ज़्यादातर ये फैलने को मिल जाता है, मैक्रो वायरस। राइट आंसर डी हो जाएगा। जैसे मेलिशियस ईमेल है, खराब, मतलब एक प्रकार से दूषित ईमेल बोल सकते हैं। तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसी जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसमें मैक्रो या स्क्रिप्ट को संक्रमित कर देता है या वायरस या दूषित कर देता है। जब यूज़र ईमेल अटैचमेंट खोलता है तो मैक्रो वायरस सक्रिय होकर सिस्टम को एक प्रकार से वायरस से ग्रसित कर देता है। और ट्रोजन की बात करें तो ये भी मैलिशियस प्रोग्राम है, जो कि बैलेट सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है लेकिन ईमेल से सीधे नहीं फैलता। वॉर्म की बात करें तो ये भी नेटवर्क के जरिए फैलता है, ईमेल अटैचमेंट से भी फैल सकता है, लेकिन सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ये खुद से मतलब यहाँ पे फैल जाता है। रैनसमवेयर तो सिस्टम को लॉक कर देता है या फाइल को लॉक कर देता है और साथ में पैसे मांगता है, इसलिए रैनसमवेयर नाम है इसका। चलिए आगे देखें तो आपको मिल जाता है कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ, सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके साथ छेड़छाड़, सिस्टम में हैकिंग करना, अश्लील जानकारी प्रकाशित करना, इन सभी अपराध के लिए भारतीय IT अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है 2000 के अंतर्गत, वो किस भाग में परिभाषित है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें बोली गई है, जैसे छेड़छाड़ की बात की गई है, टैंपरिंग की, हैकिंग की बात की गई है, अनऑथराइज एक्सेस की, अश्लील जानकारी की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी धारा 65, 66 और 67 यानी कि तीनों में आपको देखने को मिल जाएगा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं भारतीय अधिनियम जो IT एक्ट है उसके अंतर्गत 2000 में अलग अलग अपराधों को अलग अलग धाराओं में परिभाषित किया गया। जैसे 65 की बात करें तो सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़, मतलब टेम्परिंग, कंप्यूटर सोर्स कोड को यहाँ पे एक प्रकार से छेड़छाड़ करना अपराध माना जाता है। धारा 66 के अंतर्गत आपको देखने मिल जाएगा सिस्टम की हैकिंग करना, अनऑथराइज एक्सेस करना, ये इसके अंतर्गत आ जाता है, जैसे डेटा चोरी, पासवर्ड क्रैकिंग, सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। फिर धारा 67 में आपको मिल जाएगा ऑप्शंस, इन्फॉर्मेशन का जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन करना, यानी पब्लिशिंग, ट्रांसमिटिंग ऑप्शंस मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो ये भी अपराध माना जाता है। तो तीनों चीज़ें पूछी गई, तो इसलिए 3 धाराएं आ गई, किसके अंतर्गत, भारतीय IT एक्ट 2000 के अंतर्गत। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है MS वर्ड 2013 में डॉक्यूमेंट में ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग स्वचालित रूप से हाइपरलिंक बन जाती है। जैसे हमने देखे थे ना, मान लीजिए हम चलते हैं यहाँ पे MS वर्ड में और MS वर्ड में चल के हम जो है क्या लिख देते हैं, ईमेल लिख देते हैं। अगर मुझे आप ईमेल करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल ID आप देखोगे ऑफिशियल, आप देखोगे इस प्रकार से, इस ईमेल ID को आप नोट कर लेना।
देखिए स्पेस जैसे ही देते हैं तो यहाँ आपसे जो है हाइपर लिंक बन गई। तो हाइपर लिंक को हटाना है तो आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है रिमूव हाइपर लिंक। तो आपका जो आंसर है वही पूछा गया है कि हटाने के लिए, मतलब किसी भी ईमेल लिंक को अगर हटाना है, हाइपर लिंक बन जाती है तो हटाने के लिए क्या करेंगे, रिमूव अंडरलाइन नहीं करेंगे, एडिट हाइपर लिंक भी नहीं करेंगे, कन्वर्ट भी नहीं करेंगे, रिमूव हाइपर लिंक करेंगे, यानी कि सी राइट आंसर है, सी आपका राइट आंसर है। तो ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कैसे हटाना है, या फिर आप एडिट करके जैसे भी आप हटाना चाहते हैं वो हटा सकते हैं। एम एस एक्सेल 2013 में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे, तो आपको दबाना है F2, फंक्शन की F2 दबाना है, बी राइट आंसर है। ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले भी बता दिया हूँ। और अन्य जो शॉर्टकट है उसकी अगर बात करें, जैसे F2 तो हो गया कंटेंट को एडिट करना, रिपीट करना लास्ट एक्शन को तो F4, पेस्ट करना नेम रेंज को तो F3, और अगर गो टू करना सेल में तो F5 हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। वर्ड डॉक्यूमेंट के स्वरूप और जो पठनीय है, यानी कि रीडेबल स्वरूप, मतलब उसका फॉर्मेटिंग जो भी है, और उसको रीडेबल को बेहतर बनाने के लिए टेक्स्ट के स्वरूप को बदलना क्या कहलाता है, मतलब टेक्स्ट को बोल्ड करना, टेक्स्ट को कलर चेंज करना, बड़ा करना, छोटा करना, ये सब क्या कहलाता है, ये कहलाता फॉर्मेटिंग। लर्निंग नहीं है, पेस्टिंग तो कॉपी करना हो जाता, कॉपी करने के बाद पेस्ट हो जाता, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एम एस वर्ड में बहुत सारी फ़ॉन्ट स्टाइल है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट का कलर है, पैराग्राफ है, और ये सब कहाँ मिलता है आपको, होम टैब में मिलता है। कहाँ मिलता है, होम टैब में, जो फ़ॉन्ट ग्रुप है वहाँ पे मिलता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, फ़ॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। चलिए ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर पॉइंट 2013 में पूछा गया है, फाइल को जब हम प्रिंट करते हैं उसके अंतर्गत निम्न में से कौन सा वैलिड कलर सेटिंग विकल्प नहीं है। तो जब हम फाइल को प्रिंट करते हैं तो देख लेते हैं भाई प्रिंट करके, जैसे हम प्रिंट करते हैं तो देखिए यहाँ पे कलर आ रहा है। कलर में आप देखोगे कलर ग्रे स्केल और प्योर ब्लैक एंड वाइट, तीन ऑप्शन आ रहा है। तो आप देखोगे प्योर कलर, देखिए ब्लैक एंड वाइट आ रहा है, कलर भी आ रहा है, ग्रे स्केल भी आ रहा है, तो बचा क्या, RGB नहीं आता है। तो RGB यहाँ ऑप्शन नहीं होता है, तो राइट आंसर भी आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। निम्न में से कौन सी फ्रंट एंड लैंग्वेज है। जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट का मतलब समझते हैं, डेवलपमेंट का मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाना या वेबसाइट को बनाना। मान लीजिए एक वेबसाइट बनाए, तो वेबसाइट में सामने जो यूज़र को दिख रहा है वो हो जाता है आपका फ्रंट एंड, और जिसमें आपको लॉजिकल चीज़ें हो जाती है। लॉजिकल चीज़ें से मतलब जिसमें बैक एंड में हमने कोई प्रोग्रामिंग यूज़ करे हैं या फिर कोई डेटाबेस यूज़ करे हैं। तो प्रोग्रामिंग में आप देखोगे जैसे विजुअल बेसिक यूज़ कर रहा है या PHP यूज़ कर रहा है, जो भी है, तो ये चीज़ें जो हो जाती है बैक एंड में काम करती है। और साथ ही डेटाबेस, जैसे कि MySQL की बात करें तो MySQL आपका बैक एंड में उपयोग किया जाता है। तो फ्रंट एंड में उपयोग करने के लिए केवल HTML नहीं होता, CSS केवल नहीं होता, क्योंकि बिना HTML के CSS काम नहीं करेगी। फिर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट भी केवल नहीं होगा, तो तीनों चीज़ें होगी, यानी कि सी राइट आंसर है। HTML से स्ट्रक्चर बनता है, CSS से फॉर्मेटिंग होती है, जावास्क्रिप्ट से डायनेमिक इंटरेक्टिविटी वाली चीज़ होती है। फिर बैक एंड में काम कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपको डेटाबेस का काम करना है या कोई अदर लैंग्वेज का, तो ये चीज़ें अब मिल जाती है आपको फ्रंट एंड में। ठीक है, ये वाली जो सी है इसमें बैक एंड की अलग हो जाती है। चलिए सी राइट आंसर है। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट हमने देख लिए। बैकएंड में PHP, पाइथन, जावा, Node.js ये सर्वर साइड प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है डेटा कम्युनिकेशन के बारे में, निम्न में से कौन सा कथन या कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो डेटा जो है यह डेटा भेजने और प्राप्त करने की क्रिया है। ठीक है, और उसके बाद है डेटा कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल एक हार्डवेयर होता है। तो भाई डेटा भेजने और प्राप्त करने की क्रिया तो ठीक है, मान लीजिए कंप्यूटर है और कंप्यूटर से कंप्यूटर के बीच में डेटा भेजे और प्राप्त करे, तो ये डेटा कम्युनिकेशन तो है। पर डेटा कम्युनिकेशन में जो प्रोटोकॉल है वो एक प्रकार का हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर तो नहीं होता, एक प्रकार का रूल होता है। रूल बोले तो नेटवर्क में कैसे काम करना है, कैसे डेटा आएगा, कैसे डेटा जाएगा, उसकी सारी चीज़ें कहाँ रहती है, प्रोटोकॉल में। तो ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। सत्य पूछा गया था तो ओनली वन, तो बोले तो ए नंबर का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो ये दो या दो से अधिक डिवाइसेस के बीच में सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, मैसेज और प्रोटोकॉल शामिल इसमें होते हैं। डेटा कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल एक हार्डवेयर नहीं होता, प्रोटोकॉल एक प्रकार का नियमों का सेट होता है, रूल का सेट होता है, जैसे TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं जो काम करते हैं ज़रूरत के हिसाब से। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट 2013 में इंसर्ट टैब के किस समूह में
हेडर और फुटर की सुविधा होती है। तो हम सीधे जाकर देखते हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो आपको इंसर्ट टैब में चलते हैं और हेडर एंड फुटर में चलते हैं। तो हेडर एंड फुटर कहाँ मिल रहा है? टेक्स्ट ग्रुप में। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि भाई शेप कहाँ मिलता है, तो शेप आपको इलस्ट्रेशन में मिलेगा, इमेज में मिलेगी, टेबल में मिलेगा। ऐसे होम टैब में जाओ तो फॉन्ट के अंतर्गत चीज़ें पूछ के फॉन्ट ग्रुप पूछ लेगा, पैराग्राफ है, ड्राइंग है, इसके अलावा इंसर्ट के अलावा डिज़ाइन पूछ लेगा, ट्रांजिशंस पूछ लेगा, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट आप देखिए, टेक्स्ट के अंदर की चीज़ें पूछ लिया गया है तो आपको बाकी चीज़ें भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर कहाँ होता है? टेक्स्ट ग्रुप में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टेक्स्ट ग्रुप में चीज़ें मिल जाती है इंसर्ट टैब में, हेडर एंड फुटर। ठीक है, चलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लिंक ग्रुप में आपको हाइपर लिंक एक्शन बटन मिल जाती है, इलस्ट्रेशन में आपको बाकी चीज़ें मिल जाती है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। टेक्स्ट में आपको टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, हेडर एंड फुटर मिल जाता है। एड इन्स में आपको ऑफिस एड इन्स, एक्सटर्नल टूल्स मिल जाते हैं। चलिए आगे चलें, तो आपको निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस 3D पोजिशनिंग और कैड मॉडलिंग के लिए देखने को मिल जाता है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक प्रकार से जो भी एनिमेशन से रिलेटेड चीज़ है वो स्पेस माउस में मिल जाती है। डी आपका राइट आंसर है, मतलब स्पेस माउस के द्वारा ये सारे काम हम जो है इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो 3D इनपुट डिवाइस एक प्रकार की स्पेस माउस, कैड बोले तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, 3D मॉडलिंग, एनिमेशन, वर्चुअल रियलिटी, इसमें एक सेंसर युक्त कंट्रोलर होता है जो कि 3D पोजिशनिंग, मूवमेंट को सटीक रूप से कंट्रोल कर लेता है। इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, इसके अलावा एनिमेशन इंडस्ट्री है, इसमें इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। बात कर लेते हैं जॉयस्टिक की, तो मुख्य रूप से इसका काम जो होता है गेमिंग को कंट्रोल या गेम को खेलने के लिए। ट्रैक बॉल कर्सर कंट्रोल के लिए, 2D नेविगेशन में। लाइट पेन आपको लिखने को मिल जाता है, जैसे हम यहाँ देखिए, यहाँ जो लिख रहा है वो लाइट पेन से लिख रहा है, ग्राफिक्स पेन टैबलेट से। तो सीधे मॉनिटर पर ड्रॉ करने के लिए, 2D ग्राफिक्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है लाइट पेन। एक्सेल वर्कबुक को अस्थायी रूप से किस नाम से पहचाना जाता है? तो हम सीधे चले, जैसे हम मान लो एक्सेल की वर्कबुक हमने ओपन करे तो सीधे सीधे देखिए यहाँ क्या नाम आया, बुक वन। मतलब सीधे आपको कुछ भी नाम देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सीधे नाम आया है बुक वन। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। बाकी चीज़ें भी आपको जो है देखने को मिलेगी, ये गलत है। ठीक है, तो आपको बुक वन। ऐसे ही हम एम एस वर्ड ओपन करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एम एस वर्ड ओपन करोगे तो वहाँ पे हो जाएगा डॉक्यूमेंट वन। ठीक है, और वहाँ पे जो पावर पॉइंट है वहाँ प्रेजेंटेशन वन हो जाएगा। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे देखिए, बुक वन, बुक टू, बुक थ्री। तो हम सेव करेंगे तो हालांकि हम बाद में नाम बदल सकते हैं, तो वर्ड में डॉक्यूमेंट वन हो जाएगा, एक्सेल में बुक वन और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन वन। इनको भी आप याद रख सकते हैं। MS एक्सेल 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट वैलिड नहीं है? तो कौन सा चार्ट वैलिड नहीं है भाई? सिंपल है, बार चार्ट होता है, रडार चार्ट होता है, सरफेस भी होता है, लिस्ट नहीं होता है। तो हम देख भी सकते हैं, जैसे एक्सेल में चलेंगे तो एक्सेल में चल के हम जो है इस प्रकार से अगर चार्ट में चलें, इंसर्ट में चलें, रिकमेंडेड के अंतर्गत ऑल चार्ट चलते हैं तो देखिए कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई चार्ट, मैप, स्टॉक, सरफेस, रडार, ट्री मैप, ये सब चार्ट के नाम 2-4 बार पढ़ लीजिए। जो नहीं होगा वो आंसर आप बता देना। जैसे अभी की डेट में है क्या? लिस्ट। तो लिस्ट आपका चार्ट के फॉर्म में नहीं आता है। नेक्स्ट देखोगे इसमें तो बार चार्ट, रडार चार्ट, सरफेस चार्ट, ये एक प्रकार से डेटा को हॉरिजॉन्टल बार के रूप में दिखाता है। रडार चार्ट बहुपरिवर्तनीय, मतलब मल्टीपल रूप से जो परिवर्तन होता है डेटा उसको वृत्ताकार ग्राफ में दिखाता है। सरफेस की बात करें तो 3D सरफेस में जो डेटा है उसकी वैल्यू को दर्शाता है। और लिस्ट चार्ट इस प्रकार का कुछ नहीं है एक्सेल के अंतर्गत। चलिए आगे देखें, तो चार्ट जो है डेटा प्रकार की न्यूमेरिकल रेंज क्या होती है? चार्ट नहीं है यहाँ पे, आपको ध्यान देना है। ये क्या है? चार, और चार को हम केयर बोल सकते हैं, और केयर एक प्रकार का डाटा टाइप है। जैसे आप देखोगे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, आपको इंट देखने को मिलेगा या नंबर देखने को मिलेगा, इसी प्रकार केयर देखने को मिलेगा। तो केयर जो डेटा टाइप है उसकी न्यूमेरिकल रेंज क्या होती है? तो न्यूमेरिकल रेंज 0 से 65,536, मतलब जीरो को गिना जाता है 65,535। तो 0 से 65,535, यानी कि सिंपल आपको इतना रेंज देखने को मिलेगी केयर की। तो केयर डेटा टाइप का जो रेंज है वो आपको ये देखने को मिल जाएगी। डी राइट आंसर है। तो एक प्रकार का जावा में केयर डेटा टाइप 16 बिट अनसाइंड इंटीजर होता है और यूनिकोड कैरेक्टर सेट होता है। न्यूमेरिकल रेंज इसकी कहाँ तक होती है? 0 से 65,535, यानी हर कैरेक्टर या हर केयर एक यूनिकोड कोड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। और 0 से 127 की बात करें तो आस्की रेंज हो जाती है। आस्की का फुल फॉर्म बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। लेकिन जावा
में जो है केयर यूनिकोड पर आधारित होता है। -128 से 127 तक यह है जो है बाइट डेटा टाइप के लिए हो जाता है। 0 से 255 अनसाइंड केयर के लिए सी और C++ में देखने को मिल जाता है। जावा में इस प्रकार का नहीं होता। तो बाइट आप देख सकते हैं। शॉर्ट में आप देखोगे -32,768 से 32,767 तक। इंट में आप देखोगे तो बहुत बड़ी रेंज है, तो आप ध्यान में बस रखिए इसको। लॉन्ग में भी ये भी बहुत बड़ी रेंज है, 64 बिट की होती है। केयर आपने देखे लिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन एक अमान्य वेरिएबल है। अमान्य वेरिएबल, जैसे वेरिएबल के नेमिंग के रूल हमने देख लिए हैं। तो अंडरस्कोर से शुरू होता है, बिल्कुल सही। टोटल अमाउंट भी मतलब अल्फ़ाबेट से शुरू हुआ है, स्पेस नहीं है, ये भी सही। न्यूमेरिक से शुरू हुआ है तो ये गलत होगा। अंडरस्कोर बाद में, नंबर भी बाद में लिएगा, ये भी सही है। इसका मतलब सी आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये अमान्य है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो इसके नेमिंग के रूल भी आप देख सकते हैं। कीवर्ड के नाम पे नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, MS वर्ड में रो और कॉलम्स को ऑटो फिट या रिसाइज करने के विकल्प कहाँ मिलते हैं। रो या कॉलम को ऑटो फिट करने के जो विकल्प है वो MS वर्ड में कहाँ मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम इंसर्ट कर लेते हैं टेबल। यहाँ क्विक टेबल में जाओ और क्विक टेबल को हम जो है इंसर्ट कर लेते हैं। हमने क्विक टेबल इंसर्ट कर लिए। अब हमने बड़ा कर लिए, और बड़ा करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करेंगे, देखें टेबल लेआउट में जाके आपको कहाँ जाना है, ऑटो फिट में जाना है, और ऑटो फिट के हिसाब से कंटेंट कर लो। तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा टेबल लेआउट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी ये चीज़ें। देखिए, हम चलते हैं आंसर में, तो आपको इंसर्ट टैब में नहीं मिलेगा, रिव्यू में नहीं मिलेगा, डिज़ाइन में। लेआउट टैब के अंदर टेबल टूल में सारी चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, तो ए आपका राइट आंसर है। इसमें आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको पूछेगा AVI का फुल फॉर्म वीडियो फाइल फॉर्मेट है। तो ऑडियो वीडियो इंटरलेस्ड आपको देखने को मिल जाता है। इंटरलीव, ऑडियो वीडियो इंटरलीव बोले तो यहाँ पे आपको ए राइट आंसर है। इसके अलावा आप देखोगे तो ऑडियो वीडियो इंटरलीव जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है, मल्टीमीडिया कंटेनर फॉर्मेट है। ऑडियो और वीडियो डेटा को एक साथ स्टोर कर सकता है। .avi इसका एक्सटेंशन होता है। इसके अलावा ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम को इंटरलीव मिलाकर स्टोर करता है, और विंडोज़ मीडिया प्लेयर या अन्य जो मीडिया प्लेयर उसमें ये चल सकता है। बाकी ये कोई काम के नहीं है। इसके अलावा डेवलपर की बात करें, 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया था। नेक्स्ट है डेसिमल संख्या, मतलब दशमलव संख्या 147 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा। तो बाइनरी में बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करोगे, जैसे आपको 147 दिया है तो आपने लिखे 147, और यहाँ से आपको 2 से भाग देना है। 2 से भाग दोगे तो आपको जो है यहाँ पे एक शेषफल बचेगा। फिर उसके बाद 2 से भाग दोगे, यहाँ पे शेषफल 1 बचेगा, 0 1 0, इस प्रकार मिलाते जाओ। और आपको जो भी चीज़ें आई है वो उल्टे क्रम में लिखना है। तो आप भाग देकर देखना उल्टे क्रम में क्या आ रहा है, उल्टे क्रम में लिख लेना। ठीक है, और लिखने के बाद जो भी चीज़ें आएगी वो इसमें से आंसर होगा। तो आंसर अभी की डेट में ये है, मैंने आपको बता दिया तरीका। जो आपका आता है उसमें फिर से 2 का भाग देना है। जो भी आंसर आते जाता है ऐसे 2 का भाग कब तक देना है, जब तक कि लास्ट वैल्यू ना आ जाए 0 या 1। तो फिर उसको जो भी आता शेषफल उसको उल्टे क्रम में लिख देना। उल्टे क्रम में लिखोगे तो आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, ए राइट आंसर है। आप देख भी सकते हैं इस प्रकार से, इसको आप हल करके देखना। निम्न में से कौन सा फाइल नाम डॉस में अमान्य है। तो देखिए, डॉस में मुख्य रूप से देखें तो फाइल नेम जो प्राइमरी नेम है, प्राइमरी नेम बोला जाता है डॉट के पहले। जैसे मान लीजिए फाइल हमने लिखे थे प्राइमरी नेम, डॉट करके बैच लिखे तो ये हो गया सेकेंडरी नेम, बोले तो एक्सटेंशन। तो फाइल नेम 3 या 4 कैरेक्टर का हो सकता है, और आपका जो ये वाला जो है 2 या 3 कैरेक्टर का हो सकता है। 3 कैरेक्टर मान लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 3 कैरेक्टर वाला सही है, ये 4 कैरेक्टर वाला भी सही है, डॉट बेस, और ये भी सही है। परंतु ये देखिए आपको 4 कैरेक्टर नहीं 6 कैरेक्टर मिल गए, तो यहाँ पे ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइमरी नेम 4 से ऊपर मिल गया। तो यहाँ पे देखिए 8.3 फॉर्मेट देखें तो फाइल नेम जो है अधिकतम 8 कैरेक्टर, एक्सटेंशन 3 कैरेक्टर मिल जाता है। ठीक है, परंतु यहाँ पे आप देखोगे अगर जो डॉस है, डॉस की बात करें तो डॉस में आपको 4 कैरेक्टर ही मिलते हैं, मतलब 3 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर आपको देखने मिल जाते हैं। तो देखिए जो लिसन है इसमें आप देखोगे तो आपको 6 कैरेक्टर मिल जाते हैं। तो टोटल 4 कैरेक्टर होना चाहिए प्राइमरी में और 3 कैरेक्टर होना चाहिए सेकेंडरी में, तो इसलिए वो वाला जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट देखें, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं SDLC। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब एक प्रकार से सिस्टम या सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये चीज़ें देखने को मिल जाती है।
तो एचडीएलसी के अंतर्गत सबसे पहले जो है हमको काम करने के लिए प्लानिंग करना होता है। पहला चरण क्या है? प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग करने के बाद फिर एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस के बाद फिर डिज़ाइन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के बाद आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, फिर डिबगिंग होगी, डिबगिंग के बाद मेंटेनेंस होगा। ये कुछ प्रोसेस है उसकी। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। चलिए, एचडीएलसी के चरण आप देख सकते हैं, इसके पूरे चरण। उसके बाद मल्टीमीडिया का एक नुकसान क्या है? एनहेंस लर्निंग हो जाती है, रिक्वायर्ड हाई स्टोरेज है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन है, इंक्रीज एंगेजमेंट तो इंक्रीज होती है। रिक्वायर्ड हाई स्टोरेज, देखिए कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो जाता है, एनहेंस लर्निंग को एनहेंस किया जा सकता है, पर हाई स्टोरेज यहाँ पे इसका फ़ायदा नहीं है, ये नुकसान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोरेज रखती है। जैसे आप हाई क्वालिटी में मल्टीमीडिया का प्रोजेक्ट रखोगे तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज लगने वाली है। ठीक है, जैसे मेरे पास ही देखें तो आपको जो है 4-5 टीबी स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो स्टोर करना होता है, हालांकि मैं समय समय डिलीट कर देता हूँ, फिर भी स्टोर करना पड़ता है। तो 4-5 टीबी जो स्टोरेज है वो मिल जाती है एसएसडी और हार्ड डिस्क के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखें तो आपको देखने को मिल जाता है, इसी में आप देख लेना एक बार। स्पायरल मॉडल का प्रस्ताव किसने दिया था? ये भी एक प्रकार से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंतर्गत एक मॉडल है, स्पायरल मॉडल, और इसको दिया था वेरी वोहेम ने। वेरी वोहेम ने इसको जो है प्रस्तावित किया था। जो स्पायरल मॉडल है 1986 में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल है, और इटरेटिव डेवलपमेंट और रिस्क एनालिसिस दोनों को जोड़ा गया है इसके अंतर्गत। प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, इंजीनियरिंग है, इसके अलावा एवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती है। एलन ट्यूरिंग की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के जनक इन्हें बोला जाता है। टिम बर्नर-ली WWW के जनक, और जेम्स गोसलिन जावा प्रोग्रामिंग के जनक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2013 में फंक्शन कॉल, बोले तो इक्वल लगाकर एन और वेलकम लिखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? भाई इसका कोई वो नहीं है, तो यहाँ पे आउटपुट आने वाला है क्या? जीरो। आउटपुट क्या आएगा? जीरो। बी राइट आंसर है। आप लगाकर भी देखना इसको एक्सेल में, आपको जो आंसर आएगा वो जीरो मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सेल 2013 में चयनित सेल, मतलब सेलेक्टेड जो सेल है उसको एक बड़े सेल में जोड़ने और कंटेंट को जो है सेंटर में अलाइन करने के लिए। मान लीजिए सेल है, ये देखिए हमारे पास में एक सेल, दो सेल, चयनित सेल मतलब ये 3 सेल को हमने सेलेक्ट कर लिए, और इनको हम करेंगे क्या? मर्ज। क्या करेंगे? मर्ज, मतलब बड़ा सेल बनाने के लिए मर्ज करेंगे, एंड क्या हो जाता है? सेंटर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी, मर्ज एंड सेंटर। उपयोग करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको 3 सेल को या 4 सेल को आपस में जोड़ना है। होम में गए और अलाइनमेंट टैब में ग्रुप में गए और यहाँ मर्ज करें, तो देखिए एक ही सेल बन गया। तो किसके माध्यम से हुआ? मर्ज एंड सेंटर के माध्यम से। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये आप देख भी लेना इसको। पहले ओपन किए गए वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? जैसे कि जो हमने क्या ओपन करे थे एक्सेल, तो उसका जो फाइल नेम था बुक वन था, ऐसे ही जो MS वर्ड है उसका फाइल नेम डॉक्यूमेंट वन होगा। ये 3 नहीं होंगे। ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन 1 हो जाता है। नेक्स्ट है, नेटवर्क पर जो उपकरण है उसको यूनिक IP देने और संचार या कम्युनिकेशन को सुनिश्चित करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो ये प्रोटोकॉल है आपका DHCP, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूनिक IP और संचार को सुनिश्चित करने के लिए डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है DHCP है। इसको आप ध्यान में भी रख सकते हैं। और ये साथ ही सबनेट मास्क भी हो जाता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे, DNS सर्वर, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें प्रदान करता है। अन्य विकल्प में देखें DNS, तो DNS जो न्यूमेरिक वैल्यू है डोमेन नेम की, उसको न्यूमेरिकल IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम कर लेता है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन को सुनिश्चित कर लेता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये वेब कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें कौन सा कथन सही है? तो यहाँ आप देखोगे किसी एट्रीब्यूट का मान नल हो सकता है और प्राइमरी की सभी अन्य एट्रीब्यूट को खोजने में मदद करती है। तो एट्रीब्यूट का मान नल हो सकता है, बिल्कुल सही है, और प्राइमरी की अन्य एट्रीब्यूट को खोजने में यूनिक रूप से काम कर लेती है। तो ये दोनों ही सही है, यानी कि सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखोगे तो आपको इसमें देखेंगे तो देखिए डेटाबेस में किसी भी एट्रीब्यूट कॉलम का मान नल हो सकता है अगर मान लो हमने उसको डिफाइन या कंपलसरी नहीं किया है। ठीक है, प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिफायर हो जाता है। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट 2013 में क्लिप आर्ट, या जो मतलब क्लिप आर्ट है या जो पिक्चर होती छोटी छोटी, उसको जोड़ने के लिए किस चरण का क्रम जो है उपयोग किया जाता है? 2013 और नए वर्जन में देखें तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो क्लिप आर्ट जोड़ने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? इंसर्ट करके आपको इमेज में जाना होगा। कहाँ जाना होगा? इंसर्ट में इमेज में जाना होगा। अब देख भी सकते हैं, जैसे हम कहाँ चलते हैं,
कहाँ चलें, पावर पॉइंट की बात कर लेते हैं। पावर पॉइंट में चले इंसर्ट में, और इंसर्ट में चलें देखिए तो यहाँ पे आपको जो है कहाँ जाना होगा, इंसर्ट इमेज, और इमेज में जाने के बाद तीसरा ऑप्शन क्या आ जाता है, पिक्चर, और चौथा ऑप्शन आ जाता है दिस डिवाइस। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन थे, इंसर्ट करके इमेज में जाना होगा। अगर पिक्चर बोला है तो पिक्चर तो तीसरे नंबर पर आ रहा है, इसलिए वो गलत है। तो क्या है, इंसर्ट इमेज। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए इंसर्ट टैब में इमेज ग्रुप में जाना है, और ऑनलाइन पिक्चर स्टॉक इमेज में आप जाकर ढूंढ सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ जो आपके सर्च इंजन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टॉक इमेज भी आप जा सकते हैं। मेन फ्रेम तक, मेन फ्रेम कंप्यूटर है उस तक अगर यूज़र को पहुँचना है तो क्या यूज़ होता है, तो मैंने पहले भी बताया था, अगर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर तक यूज़र को पहुँचना है तो टर्मिनल का उपयोग किया जाता है। ए राइट आंसर है, ठीक है, ये आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखेंगे तो ये मेन फ्रेम जो है ट्रेडिशनली बड़े सेंट्रलाइज कंप्यूटर होते हैं, और इन तक पहुँचना जो है टर्मिनल की सहायता से हो जाता है। टर्मिनल एक इनपुट आउटपुट डिवाइस हो जाता है जो मेन फ्रेम से जुड़कर डेटा एंट्री और प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। चलिए, ब्राउज़र तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वेब एक्सेस के लिए। सर्वर आपका एक प्रकार से रिस्पॉन्स देने के लिए जो एक मशीन होती है या कंप्यूटिंग सिस्टम है। स्विच आपका नेटवर्किंग डिवाइस है। भारतीय आईटी अधिनियम 2000 का कौन सा अध्याय साइबर अपीलीय यानी कि ट्रिब्यूनल, एक आप देख सकते हैं साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल देखने को मिल जाता है, इसकी स्थापना के रूप में देखने को मिलता है। तो चैप्टर नंबर 10 आपको देखने को मिल जाता है इसमें। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसमें आप देखोगे चैप्टर नंबर 10 के अंतर्गत तो साइबर लॉ से संबंधित जो विवाद है, अपील है, उनका निपटारा, एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं ऑफिसर है, इसके अलावा जो है निर्णय के खिलाफ अपील सुनना, और सेक्शन जो है 48 और 60, मतलब 48 से लेकर 64 तक। तो इसके बाद में जो परिवर्तन बोले तो फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल को समाप्त कर दिया गया। इसके अधिकार और कार्यक्षेत्र को टीडी सेट बोले तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया है। और अब साइबर लॉ से संबंधित अपीलें जो है टीडी सेट द्वारा सुनी जाती, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखें तो आपको देखने को मिल जाता है एक्सेल 2013 में सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब हो जाता है रिलेटिव, और रिलेटिव मतलब हो जाता है, मान लीजिए ये सेल है और यहाँ हमने लगाया कोई फार्मूला, तो यहाँ का जो सेल है ये ऑटोमेटिक इस पर फिल करने पर ये वाले सेल हो जाएंगे, तो क्या हो जाता है रिलेटिव। और रिलेटिव सेल एड्रेस क्या हो जाते हैं, बिना डॉलर के लिखे जाते हैं। तो बिना डॉलर के कौन सा है, बिना डॉलर के एक ही है। तो यहाँ पे ये जो है सब गलत है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो ये एब्सोल्यूट हो जाता है, और ये वाला जो हो जाता है आपका ये तो कोई वैलिड नहीं है, पर ये वाला आपका मिक्स्ड सेल रेफरेंस हो जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये पहले भी हमने पढ़ लिए हैं। एक द्विधारी संख्या बोले तो बाइनरी नंबर, एक बाइनरी नंबर बाईं ओर की बिट को क्या कहा जाता है, तो बाईं ओर की बिट और दाईं ओर की बिट दोनों मिल जाती है। तो बाईं ओर की बिट को यहाँ पे हमको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि एमएसबी बोला जाता है, और दाईं ओर की बिट को क्या बोला जाएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोला जाएगा, यानी कि एलएसबी बोला जाता है। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर आदि में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हमको फ्लैश मेमोरी देखने को मिल जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं जैसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि बिजली बंद और डाटा, या आपका देखिए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इसका मतलब है बिजली बंद होने पर डाटा आपका सुरक्षित रहता है, और वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब हो जाता है डाटा निपट जाएगा। बोले तो डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर, इनमें स्टोरेज रहती है। आप जैसे भी आप देख सकते हैं ना कि भाई प्रिंटर में आपने जैसे प्रिंट दिए हैं और लाइट बंद हो जाए तो लाइट आने के बाद भी वो प्रिंट निकाल लेगा। मोबाइल फ़ोन में भी बंद होने के बाद भी डेटा स्टोर होता है, कैमरा में भी डेटा स्टोर हो जाता है। फ्लैश मेमोरी काफ़ी तेज़, कॉम्पैक्ट, रीराइटेबल होती है, जैसे एचडी कार्ड है, यूएसबी ड्राइव है, एसएसडी, ये सब। कैश मेमोरी तो एक प्रकार से सीपीयू के पास की मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी, जो कि फास्ट एक्सेस के लिए मदद करती है। वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क का एक हिस्सा हो जाता है जो रैम के रूप में काम करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी हो जाती है, पावर ऑफ होने के बाद ये डाटा हटा देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पावर पॉइंट 2013 में स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग नहीं किया जाता, तो भाई टेक्स्ट जोड़ने के लिए टेक्स्ट बॉक्स रहता है, पार्ट ऑफ द शेप लाकर इंसर्ट एडिट कर सकते हैं, और प्लेस होल्डर जो बने हैं उसमें भी। तो क्लिप आर्ट तो एक प्रकार की पिक्चर का प्रकार है, इसमें टेक्स्ट कैसे जोड़ सकते हैं, तो बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट में लाइन फीड को दर्शाने वाला सिंगल कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस कौन सा है। लाइन ब्रेक बोले तो लाइन को नीचे लाने के लिए, लाइन ब्रेक के लिए /n उपयोग किया जाता है, ए राइट आंसर है। तो यहाँ देख भी सकते हैं लाइन फीड न्यू लाइन के लिए /n, /r कैरीज रिटर्न के लिए, /t हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, /b बैक स्पेस के लिए। तो ये आप ध्यान में रखिए।
इनमें से कौन सी एक डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली नहीं है? तो देखिए सी बेस है, माई है, कॉस्मोस भी है, सैप नहीं है। सैप एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है। सैप क्या है? एक ईआरपी बोले तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर स्वीट है। या बिजनेस प्रोसेस बोले तो फाइनेंस, एचआर, सप्लाई चेन, इनको मैनेज करता है। और सैप खुद डीबीएमएस नहीं है, बल्कि यह डीबीएमएस जैसे ओरेकल, एसक्यूएल इनमें इनका उपयोग करता है खुद। चलिए नेक्स्ट देखें सबलाइम टेक्स्ट। जैसे कि मैंने एचटीएमएल में बताया था, सबलाइम टेक्स्ट एक प्रकार का क्या है? एचटीएमएल कोड लिखने में मदद करता है। तो एक प्रकार का क्या है? ये एडिटर है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है। तो यहाँ पे आपको बी राइट आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे आपको चीज़ें और मिल जाती है। ये जो डेवलपर है इसे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, पाइथन और अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब डेवलपर के द्वारा। और साथ ही इसमें सिंटैक्स हाईलाइट हो जाता है, ऑटो कंप्लीटिंग की फैसिलिटी, सब चीज़ें मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा टच स्क्रीन मॉनिटर का प्रकार नहीं है? तो टच स्क्रीन में रजिस्टिव भी आ जाता है, कैपेसिटिव भी आ जाता है, इंफ्रारेड भी आ जाता है, पर मैग्नेटिक नहीं आ जाता। मैग्नेटिक एक प्रकार का क्या है? स्टोरेज का प्रकार है, स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ये चीज़ें। तो मैग्नेटिक यहाँ पे मॉनिटर का प्रकार नहीं है। चलिए यहाँ रजिस्टिव की बात करें तो दो परतों के बीच में दबाव से काम करता है, स्टाइलस, फिंगरप्रिंट दोनों से ऑपरेट हो जाता है। कैपेसिटिव की बात करें तो इलेक्ट्रिकल जो चार्ज डिटेक्ट करता है, मल्टी टच स्मूथ रिस्पॉन्स देता है। इंफ्रारेड स्क्रीन के किनारे पर इंफ्रारेड लाइट हो जाते हैं, बीम होती है, टच करने पर बीम टूटती है और पोजीशन डिटेक्ट होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ये मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है, टच स्क्रीन में नहीं बल्कि ये आपको स्टोरेज में मिल जाती है। चलिए अंडर स्कोर से शुरू होने वाले लोकल वेरिएबल नामों को एक प्रकार से डिस्करेज्ड बोले तो हतोत्साहित क्यों किया जाता है? क्योंकि एक प्रकार से ये जो है क्लास के प्राइवेट वेरिएबल को इंगित कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़े थे। तो यहाँ पे बी राइट आंसर है, क्लास के प्राइवेट वेरिएबल को इंगित करते हैं या इंडिकेट करते हैं। चलिए इसके बारे में आप और देख लेना। एक्सेल में फॉर्मूला की कौन सी सेल रेफरेंस ऑटोमेटिक रूप से नए स्थानों पर समायोजित हो जाती है? तो नीचे ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिक सेल समायोजित हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, तो उसे बोल देते हैं रिलेटिव। रिलेटिव ठीक है। और एब्सोल्यूट मतलब फिक्स्ड हो जाते हैं, बाकी ये दो तो कोई काम के नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। जैसे ये देखिए इस प्रकार से बिना डॉलर के लिखे हैं तो ये हो जाते हैं रिलेटिव, और एब्सोल्यूट में आपको डॉलर के साथ में देखने को मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा डाटाबेस प्रणाली है? तो भाई देखिए डाटाबेस के अंतर्गत देखें तो आपको ओरेकल देखने को मिल जाएगा, जबकि ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ये आपको पीपीटी प्रोग्राम मिल जाता है। चलिए सी राइट आंसर है, आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए ओरेकल, माईस्क्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, सी बेस, ये सब डीबीएमएस है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डाटाबेस प्रबंधक का कार्य नहीं है? डाटाबेस प्रबंधक मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का कार्य नहीं है। तो देखिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस को डिज़ाइन करता है, डेटाबेस की रिकवरी भी करता है, सिक्योरिटी सिस्टम को मैनेज करता है। बाकी डीबीएमएस को खरीदता या प्राप्त नहीं करता, ये तो प्रशासन का काम है ना, उसको तो सिर्फ मैनेज करना भाई, वो भी खरीद के लाएगा तो मतलब क्या निकला? तो डीबीएमएस को प्राप्त करना डीबीए का काम नहीं होता है। सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखें, एक ही समय में कंपनी के सभी लेन देन या ट्रांजैक्शन को समूहीकृत या ग्रुप करना, उसको प्रोसेस करना, इसकी प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं? तो इसकी प्रक्रिया को हम बोल देते हैं एक प्रकार से बैच प्रोसेसिंग। क्या बोल देते हैं? एक ही समय में बैच प्रोसेसिंग की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेटा डिक्शनरी को किस नाम से जाना जाता है? तो डेटा डिक्शनरी एक प्रकार की मेटा डेटा कहलाती है। तो डेटा वेयर हाउस नहीं है, डेटाबेस भी नहीं है, कैटलॉग भी नहीं है, मेटा डेटा रिपोजिटरी है। मेटा डेटा कहा जाता है डेटा डिक्शनरी को, मतलब हमारे डेटा को डेटा और उस डेटा के डेटा को मेटा डेटा, यानी कि डेटा डिक्शनरी। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2013 में दिए गए बटन का क्या अर्थ है? अब बटन से मतलब ही समझ में नहीं आ रहा, पर इसका मतलब जो है यहाँ पे जस्टिफाई होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए जस्टिफाई, टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन पर फैलाकर यहाँ पे रखा जाता है और टेक्स्ट जो है ब्लॉक साफ सुथरा और समान दिखाई देता है। बटन मतलब दोनों तरफ से बराबर चौकोन। ठीक है, बाकी चीज़ें भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे देखें, जावा प्रोग्राम में डिक्लेरेशन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले डिफाइन किए जाते हैं स्टैटिक वेरिएबल। क्या डिफाइन किए जाते हैं? स्टैटिक वेरिएबल। तो यहाँ पे ये बाकी चीज़ें क्रॉस हो जाएगी, स्टैटिक वेरिएबल, फिर इंस्टेंट, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर, फिर मेथड, मतलब यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ये प्रोग्राम के अंतर्गत हम आगे डिटेल क्लासेस पढ़ेंगे जावा की, तो उसमें आपको मैं विस्तार से समझा दूंगा। ठीक है, पहले तो HTML की क्लास आ रही है, तो आपका रिस्पॉन्स कैसा मिलता है डिटेल क्लास में, उसके बाद मैं जो है आगे की चीज़ें लेकर आऊँगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने लाइक करे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे,
तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए सभी यूनिट की डिटेल क्लासेस लेकर आऊँगा। और अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो डिटेल क्लासेस आगे कोशिश करने में मुझे भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलिए आगे देखें, इनमें से किस सूची या किस लिस्ट में केवल जावा प्रोग्रामिंग भाषा के कीवर्ड है। तो जावा प्रोग्रामिंग भाषा के कीवर्ड आपको मिलेंगे क्लास, इफ, वॉइड, पब्लिक, यानी कि आपका पहला ही राइट आंसर है, ए राइट आंसर है। और अगर बात करें किसकी, बाकी की, डिफाइन की, इंक्लूड की, मेन, रिटर्न की, तो ये सी और सी प्लस प्लस के कीवर्ड है। फंक्शन, वर, लेट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड है। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग की बात करें तो ये जावा में डेटा टाइप है, ठीक है, कीवर्ड नहीं है। चलिए आगे देखें, पाइथन में वेरिएबल नाम के लिए कौन सा कथन सही है। तो वेरिएबल नाम के लिए देखें तो वेरिएबल नाम से शुरू, नाम जो है संख्या से शुरू हो सकते हैं, गलत। वेरिएबल नाम केवल अपर केस में होने चाहिए, गलत। वेरिएबल नाम अक्षर या अंडरस्कोर से शुरू हो सकते हैं, अक्षर मतलब हो जाता है आपका अल्फ़ाबेट, और यहाँ पे आप देखोगे अंडरस्कोर मतलब हो जाता है नीचे वाला, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, वेरिएबल नाम में स्पेस हो सकता है, ये गलत, तो सी राइट आंसर है। वेरिएबल नाम अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से शुरू हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं, इसके नियम हम बार बार पढ़ चुके हैं। फिर वर्ड 2013 की बात की जा रही है, किसी शब्द पर बाएं माउस, बोले तो लेफ्ट माउस बटन को डबल क्लिक करने पर क्या होता है। तो डबल क्लिक करने पर एक शब्द सेलेक्ट होता है, मतलब एक शब्द सेलेक्ट होगा, अक्षर नहीं होगा, पैराग्राफ भी नहीं होगा, क्योंकि 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। पूरे डॉक्यूमेंट को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, बी, एक शब्द सेलेक्ट होता है डबल क्लिक में। चलिए नेक्स्ट है, जावा प्रोग्रामिंग भाषा में एक आरक्षित या रिजर्व वर्ड कौन सा है। जावा प्रोग्रामिंग भाषा में जो है रिजर्व वर्ड के रूप में आपको क्लास देखने को मिलेगा, क्लास को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो रिजर्व वर्ड में अगर देखें तो पहले से डेफिनेशन होती है, क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, इफ, एल्स, रिटर्न, वाइल, फॉर, ये सारे जो शब्द है वो आपको रिजर्व वर्ड मिल जाएंगे। कंप्यूटिंग के संदर्भ में स्पाइडर क्या है। स्पाइडर मतलब एक प्रकार से क्रॉलर होता है, एक प्रकार से हम देखें तो सर्च इंजन हो जाता है। सर्च इंजन बोले तो जो किसी भी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को सर्च करके ब्राउज़र पर डिस्प्ले कराता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सर्च इंजन प्रोग्राम है जो क्रॉलर है, वेब क्रॉलर, जिसे हम स्पाइडर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे गूगल, बिंग, याहू जैसे सर्च इंजन स्पाइडर का उपयोग करते हैं ताकि यूज़र को रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिजल्ट मिल सके। बाकी वायरस तो नहीं होगा, मेलिसिस सॉफ्टवेयर होता है वायरस आप देखें तो। इसके बाद आप देखोगे वेब ब्राउज़र, तो ये वेब एक्सेस करने देता है। गेमिंग टूल तो गेमिंग के लिए होता है, ठीक है। सूचना, इन्फॉर्मेशन, जैसे टेक्स्ट है, नंबर्स है, फ़ोटो है, और जो म्यूज़िक है उसको डिजिटल डेटा में बदलने के लिए क्या किया जाता है। तो ये मल्टीमीडिया का क्वेश्चन है, जिसमें आप देखोगे डिजिटाइजेशन, मतलब ये सारी चीज़ों को डिजिटाइज करने के बाद ही इसको डिजिटल फॉर्मेट में बदला जा सकता है, या स्टोर किया जा सकता है, या मैनेज किया जा सकता है। राइट आंसर आपका डी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए डिजिटाइजेशन की इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो इन्फॉर्मेशन डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट की जाती है। आगे देखें नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हैंडल नहीं किया जाती है। तो देखिए यहाँ पे उत्पाद की खरीद, भुगतान और ऑर्डर, ये तो नहीं होगा। एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन में कंट्रोल करना, मतलब एप्लीकेशन रन हो रहा है उसको कंट्रोल करना, ये सही है। प्रोसेस के लिए सिंक्रोनाइजेशन, संचार, डेडलॉक, ये भी सही है। शेयर किए गए रिसोर्स के लिए एक्सेस को नियंत्रित, ये भी सही है। तो इसका मतलब पहला गलत है, और गलत ही पूछा गया था, हैंडल नहीं की जाती ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक HTML फाइल में क्या क्या शामिल हो सकते हैं। HTML फाइल में हेडर एंड फुटर नहीं होगा, टाइटल, कैप्शन, ये भी नहीं, स्क्रिप्ट, और यहाँ पे स्टाइल, भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हेड और बॉडी सेक्शन। हेड और बॉडी सेक्शन है तो बाकी चीज़ है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं हेड सेक्शन, और अंदर जो है बॉडी सेक्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे। डेटा संचार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यह केवल टेक्स्ट संदेश भेजने या प्राप्त करने की क्रिया है। नहीं, टेक्स्ट बस थोड़ी भेजा जाता है, सब चीज़ भेजी जा सकती है। प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट है, सही है, जिसका पालन प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों को, यानी सेंडर और रिसीवर को करना होता है, ये सही है। तो इसका मतलब ओनली 2 आपका सही है, ओनली 2 बोले तो बी राइट आंसर है। MS वर्ड में 4 प्रकार के इंडेंटेशन कौन कौन से होते हैं। तो इंडेंटेशन की बात करें तो आपको इंडेंटेशन एक मिल जाता है कौन सा, लेफ्ट, एक मिल जाता है राइट, और एक मिल जाता है फर्स्ट लाइन, और एक मिल जाता है हैंगिंग इंडेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला ही वाला, यानी कि राइट आंसर आपका पहला ए मिल जाएगा, ठीक है।
HTML में किसी डॉक्यूमेंट की जानकारी को परिभाषित करने के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाता है? तो जानकारी को परिभाषित करने के लिए भाई सिंपल है, मेटा टैग का उपयोग किया जाता है। ए राइट आंसर है। निम्न प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? तो आप देखोगे x की वैल्यू है 5 और x में ऑलरेडी 5 है और 3 को भी डालना है, परंतु कैसे डालना है? x के साथ मल्टीप्लाई करके असाइन करना है और ऑलरेडी x में 5 है और 5 और 3 क्या हो जाएंगे? 15। तो राइट आंसर आपका ए आने वाला है। क्या प्रिंट करेंगे x को तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यहाँ राइट आंसर आपका 15 है। निम्न में से कौन सा W3 मतलब वर्ल्ड वाइड वेब 3 जो CSS है उसकी विशेषता नहीं है? तो देखिए इनबिल्ट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है, स्टैंडर्ड CSS भी इसमें होता है, मोबाइल फ्रेंडली ग्रिड सिस्टम भी हो जाता है, पर जावास्क्रिप्ट सपोर्ट इसमें नहीं मिलता क्योंकि एक प्रकार की CSS है। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें मोबाइल फ्रेंडली सिस्टम इसमें मिल जाता है, पर जावास्क्रिप्ट एक प्रकार से इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, ये HTML में मिल जाता है। तो इस प्रकार हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट रूप से जो आपके क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस किए और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है उनको यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को लाइक करिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और पहली बार चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो डिटेल वीडियो है या जो भी काम की वीडियो है वो मिलते रहे। और डिटेल वीडियो को रिस्पॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, उससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आगे आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर पाऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।